Hello and welcome to The Hindu Decoded, your one-stop solution for newspaper analysis. Analyzing the ongoing UPSC mains examination and recently conducted UPSC prelims examination, we got to know that why newspaper reading current affairs is highly important for our examinations. लेकिन चीज़ें ये समझना पड़ेगा कि how we should prepare our newspaper analysis, newspaper reading. For this, The Hindu Decoded, a one-stop solution, will give you सिंपलेस्ट एविडेंस बेस्ड अप्रोच ऑफ कवरेज न्यूज़ और वो आपका प्रिपरेशंस में एक रिफ्लेक्शंस और स्किल ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी लाएगा जो बहुत ही इंसाइट्सफुल होने वाला है हमारा एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस के लिए. बट वाई इज़ इट सेइंग दैट इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशंस? बिकॉज यहाँ न्यूज़ का हर एक न्यूज़ का क्रिस्प एंड कॉन्साइज कवरेज बट इन डेप्थ एनालिसिस होगा ऑन द यूपीएससी रिलेवेंस पर्सपेक्टिव्स which will be the clarity of PYQ repetitions where UPSC is picking up the questions from the newspaper. ये सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा. तो चलिए, आज 24 अगस्त है. न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आया है फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव वो पहले देख लेते हैं. वीडियो को एक बार पॉज करके ये ज़रूर देख लेना. इनमें से हम वो सब न्यूज़ आज कवर करने चले हैं जो हर हाल में आपको पढ़ना होगा. यू कांट स्किप दिस न्यूज़ेस एट एनी कॉस्ट. ठीक है, तो देख लीजिए, यही सब न्यूज़ेस है जो आज का एग्ज़ाम में पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आपको प्रिपरेशंस के लिए. ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल बिगिन आवर टूडेज न्यूज़ एनालिसिस इन द हिंदू डिकोडेड सीरीज. चलिए, तो आज का पहला आर्टिकल फ्रॉम पेपर पेज 1. It says GS2 International Relation News on the recent developments of US-Iran war. The article says US MOU best way out of war says Iran president. ये न्यूज़ में क्या बोला गया है पहले वो देख लेते हैं कि ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेकियान हैज़ डिफेंडेड द MOU with USA as the possible route to end the ongoing US-Iran conflict. Because we know in mid-June last month, we have seen a 60-day negotiation window that was created and the arrangement concerning the war and Iran's nuclear program. The 60-day period has now ended. इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो चोक पॉइंट्स क्रिएट हुआ था उसका भी हाईलाइटेड वर्जन्स है न्यूज़ में, वो समझना होगा. लेकिन ईरान का प्रेसिडेंट पेजेकियान बोला है कि दे विल favor the diplomacy but simultaneously emphasizes Iran's strategic policies mainly guided by the supreme leader. Because Iran is facing sanctions, economic pressures, investment constraints, increasing domestic importance and diplomatic concerns regarding this escalations. इस बैकग्राउंड के लिए आपको ये भी समझना होगा कि ये न्यूज़ इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. तो पहले देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है. अच्छा, ओवरऑल सिग्निफिकेंस से पहले आपको ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है जो प्रीलिम्स में काम आ सकता है. लाइक स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उनका सिग्निफिकेंसेस क्या है, जियोपॉलिटिकल लोकेशंस क्या है. सही है, तो सिग्निफिकेंस में हम न्यूज़ के लिए ये बोलते हैं कि वेस्टर्न एशियन स्टेबिलिटी नंबर 1, वो सब चीज़ें बोल दिए गए हैं. नंबर 2 में वी विल से ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी बिकॉज वी हैव सीन because of the choke points in Strait of Hormuz there is a barrier in the supply chain management throughout the world regarding the energy sources. Then न्यूक्लियर proliferation टेस्ट रेगुलेशंस के बारे में भी इस आर्टिकल में कुछ बोला गया है और इंडिया का पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बोला गया है. तो इश्यूज पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल इश्यूज क्या है. नंबर 1 में आएगा एनर्जी सिक्योरिटी जो मैंने पहले बोला है. उससे पहले आता है कि आपका ट्रस्ट डिफिसिट बिकॉज यूएस ईरान रिलेशन सफर्स फ्रॉम डीप मिसट्रस्ट पर्टिकुलरली आफ्टर यूएस विड्रॉल फ्रॉम द JCPOA, है ना. नंबर 2 में वी विल से द न्यूक्लियर एनरिचमेंट, वो चीज़ें समझना होगा. देन सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक बैरियर्स, ये भी तो है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. वी विल ऑल्सो हाईलाइट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एस्केलेशंस regarding Israel, Gulf states and other state actors. और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को समझते हुए वी विल से मेरीटाइम सिक्योरिटी, उसका भी जो इश्यूज आ रहा है ये भी इस आर्टिकल में डिटेल्ड बोला गया है.
अब समझ लेते हैं कि इंडिया के लिए ये कंसर्न क्यों है, क्या हो रहा है। जो पहले ही बोल रहा था कि एनर्जी सिक्योरिटी, because we know India is highly dependent on imported crude oils, therefore remain vulnerable to disruption in Western Asia's energy supply. और उसमें भी जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी बात बोला गया है, इट कैन इंक्रीज द क्रूड प्राइसेस in India's current account, affect rural and fiscal positions and crisis demonstrated India's energy security cannot depend excessively in single geographical region. समझ आया? नंबर 2 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को समझते हुए और इंडिया का जो मेरीटाइम सिक्योरिटी इश्यूज है उसमें इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स एंड इंडिया सीफेयरर्स का जो सिक्योरिटी कंसर्न वो भी हाईलाइटेड होता है. नंबर 3 में वी विल से the security and safety, employment, remittances regarding Indian diaspora, because we know a large number of diaspora resides in Western Asia, तो वो भी एक challenges है. In overall such development, India and Iran relation comes in a counter stage, center stage. क्यों? Because Iran remains strategically important for India's access to Afghanistan and Central Asian regions through Chabahar Port, आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो INSTC बोलते हैं, ये भी UPSC का PYQ एक क्वेश्चन है उसमें आया था, वो भी एक कंसर्न में आ रहा है. देन आपका इकोनॉमी में क्या असर आएगा इंडिया में, इसको हम इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं. क्यों? क्योंकि जब क्रूड ऑयल प्राइस का इतना रेंज बढ़ रहा है तो उसका असर इंपोर्ट गुड्स में भी है. वो अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो देश में भी आपका इन्फ्लेशंस देखने को मिलता है, इसमें रूपी वीक होने लगता है. ये सब चीज़ इंडिया इकोनॉमी में भी बहुत इम्पैक्ट करेगा. देन अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस इश्यूज वी विल सी व्हाट आर द की वे फॉरवर्ड्स रिगार्डिंग दिस. वे फॉरवर्ड्स में हम लोग बोलेंगे कि प्रोमोट डिप्लोमेसी ओवर मिलिट्री एक्सेस, मतलब डायलॉग्स, डिप्लोमेसी को अपहोल्ड करना पड़ेगा. ठीक है. देन वी विल स्ट्रेंथन IAEA वेरिफिकेशन एंड गवर्नेंस रिगार्डिंग योर एटॉमिक एनर्जी एक्टिविटीज. देयर विल बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी इन अकॉर्डिंग्स टू इंटरनेशनल लॉज लाइक UNCLOS हो गया, ये भी अपहोल्ड करना पड़ेगा. अब इंडिया की पर्सपेक्टिव से क्या क्या स्टैंड पॉइंट्स होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है. नंबर 1 में वी विल से लीड डिप्लोमेटिक डी-एस्केलेशंस, which has remained India's key framework for foreign policies. Then number 2, freedom of navigation. India always remain vocal for free access and safety security for the seafarers. Number 3, we will say strategic strengthening of petroleum reserve, मतलब strategic buffer regarding such supply chain disruptions, ये भी याद में रखना पड़ेगा. और इसको समझते हुए एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, ये भी समझना होगा. फ्रॉम वेयर लाइक रशिया, US, अफ्रीका, आपका लैटिन अमेरिका हो गया और अदर रिलायबल कंट्रीज, ये भी समझना पड़ेगा. एंड फाइनली वी विल ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशंस, जो क्लीन एनर्जी एस्पिरेशंस है इंडिया का, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा. ऐसा एक डिटेल्ड कवरेज के बाद आपको देखने को मिलता है एक प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, जिसको हम प्रॉपर डिविजन्स बोलते हैं. तो इस क्वेश्चन में वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बात ही बोला गया है. अंडर द फर्स्ट स्टेटमेंट वी विल कैन सी इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, देन इट लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमान, देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेरीटाइम चोक पॉइंट्स इन इंटरनेशनल एनर्जी ट्रेड. इट्स कंप्लीट क्लोजर वुड हैव नो सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन आउटसाइड वेस्टर्न एशिया. इन सब चीज़ को समझते हुए वीडियो को एक बार पॉज करते हुए आपको कमेंट में इसका ज़रूर आंसर देना. वो सिर्फ रिविजन नहीं होगा, आपका एक फैक्ट चेक भी हो जाएगा कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग एट द स्टेज ऑफ प्रीलिम्स. सही है. अब डिटेल एनालिसिस के साथ आता है मेंस का क्वेश्चन. वो है ऐसा कि द ईरान क्राइसिस हैज़ इम्प्लीकेशन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड वेस्ट एशिया सिक्योरिटी एंड ग्लोबल एनर्जी. न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन डिस्कस, ये सब चीज़ आपको 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में ऐसा डिटेल्ड कवरेज के साथ एक प्रॉपर आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर जो होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. बॉडी में ये सब डिस्कशंस जो हमने बोला और ऑल द डायमेंशंस यू हैव टू कवर इन द बॉडी, ज़रूर लिखना. ऐसे ही होता है एक प्रॉपर वैल्यू एडेड प्रिपरेशन. चलिए नंबर पेज 7 जो है आज का एडिटोरियल.
उसमें क्या बोला गया है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल जो कुछ रिपोर्ट्स के और सर्विस की दौरान न्यूज़ में आया है, सही है। तो आर्टिकल ऐसा है कि द रूरल अर्बन डिवाइड इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ऐसा कॉन्सेप्ट को समझते हुए आपको ना एक बहुत इंसाइट्सफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें यूपीएससी सिर्फ डायरेक्टली सिलेबस मैपिंग से ही क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप और भी सारा जीएस पेपर में इसका एज एन एग्जाम्पल, एज ए रेफरेंस ऑफ दिस डेटाज यू कैन पुट टू वैल्यू एड योर आंसर। तो सिलेबस में ये कहाँ आ रहा है कि GS3 का जो इकोनॉमी है उसमें आ रहा है। चलिए न्यूज़ में पहले देख लेते हैं कि क्या है इस पूरे न्यूज़ में ना। पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स सर्वे 2025 का रिपोर्ट्स का एनालिसिस है, जो बोल रहा है कि देयर इज अ सस्टेंशियल राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फ्रॉम 2019 टू 2020। सिर्फ यही नहीं, ये और भी दिखा रहा है कि रूरल सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर अर्बन। वी कैन से अ स्टैग्नेंट पिक्चर इन अर्बन बट अ शार्प इंक्रीज इन रूरल। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, ये कॉन्टेक्स्ट को समझो पहले। इंडियाज फीमेल एम्प्लॉयमेंट स्टोरी इज इंक्रीजिंगली रूरल लेड while urban female participation remains stagnant. There is also a substantial interstate variation. सही है ना, ये भी न्यूज़ में हाईलाइटेड है। सम स्टेट्स आर लो इनिशियल पार्टिसिपेशन, हैव लो रिकॉर्डेड rapid improvement, while some states have relatively higher baseline participation while experience slower growth rate. Now ये सब चीज़ को समझते हुए आपको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कुछ आर्टिकल्स के और टॉपिक्स के बारे में, लाइक आपका PLFS होगा, आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होगा। ये आपका ना प्रीलिम्स में बहुत काम आ जाएगा जब इसमें आपका कमेंट कंसेप्ट क्लैरिटी होता है, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल्स का सिग्निफिकेंस क्या है हमारे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 में आएगा वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। नंबर 2 में वी विल हाईलाइट इंक्लूसिव ग्रोथ, जो स्ट्रेटली मेंशन्ड है इन आवर यूपीएससी सिलेबस। नंबर 3 में रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आर्टिकल में बहुत ही डिटेल्ड वे में ये सब चार्ट्स वगैरह में दिया गया है कि रूरल ट्रांजिशंस क्या हो रहा है। नंबर 4 वी विल से इंटरस्टेट डाइवर्सिटी एंड पॉलिसी इवेल्युएशन। इंटरस्टेट पार्टिसिपेशंस में पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है। अब इनमें से इश्यूज क्या क्या आ रहा है रियल पिक्चर्स में वो एक बार समझ लेते हैं। नंबर 1 वुड बी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी एम्प्लॉयमेंट। एक तरफ है क्वांटिटी और उनके साथ आता है क्वालिटी। क्यों आता है इसको समझो एक बार। राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन द क्रिएशन ऑफ सिक्योर फॉर्मल एंड वेल पेड एम्प्लॉयमेंट। वो सब चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव को अप्रोच को भी आपको कंसर्न में लेना है। देन नंबर 2 में अनपेड केयर वर्क। ये तो यूपीएससी का मेंस का ही क्वेश्चन था कि केयर इकोनॉमी क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूज़ को इन डेप्थ पढ़ो, क्योंकि PYQs में भी आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी कहाँ से क्वेश्चंस का इंसाइटफुल आइडिया निकलते हैं। फिर आएगा आपका नंबर 3 में अर्बन एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स, बिकॉज वी हैव सीन इन थ्रू दिस रिपोर्ट it involves the higher living cost, commuting constraint, workplace safety concern and skill requirement. नंबर 4 में we will see social reform. ये क्या है कि सोसाइटी का जो परसेप्शंस थ्रू पैट्रियार्कल एटीट्यूड, देन restrictions on mobility and participations, perceptions regarding women's capability, appropriate occupation to continue influence labor force market decision. इसका बहुत ही इम्पैक्टफुल असर पड़ता है पूरा इकोनॉमी में। नंबर 5 में वी विल से स्किल एंड जॉब मिसमैच। ये तो बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है ना, ये सब इश्यूज है। इसको चलते हुए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होगा कि क्रिएट मोर वुमेन फ्रेंडली जॉब्स, कंसिडरिंग वो जो बात हमने क्वालिटी क्वांटिटी में बोला कि उनका अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, केयर इकोनॉमी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, टूरिज्म एंड डिजिटल एम्प्लॉयमेंट, इसमें इनका इनकॉर्पोरेशन होना ज़रूरी है। नंबर 2 में वी विल से रिड्यूस द केयर पेनल्टी। वो क्या है, एक्सपेंड द अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, क्रेशेस
मैटरनिटी सपोर्ट एंड एल्डर केयर फैसिलिटी अलॉन्ग विथ मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसको गाइडलाइंस को अपहेल्ड करना पड़ेगा। नंबर 3 में वी विल से इम्प्रूव वुमेन सेफ्टी एंड मोबिलिटी, जो इसमें भी आ सकता है, हम जो बोला है पहले पॉइंट। देन वी विल स्ट्रेंथन स्किल टू जॉब, वो गैप को फिल करना है थ्रू स्किल इंडिया मिशंस, जो पहले से ही है मार्केट में, मार्केट लिंक्ड स्किल्स। देन प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एसएचजीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसको इम्प्रूव करना है थ्रू चैनलाइज वुमेन वर्कफोर्स इन इकोनॉमी। सही है, तो ये सब चीज़ अगर कंप्लीट कवरेज हो जाए तब आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेटर बोला ना, इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। ऑन दैट नोट स्टेटमेंट क्या है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्लूड वुमेन हु आर एम्प्लॉयड एज वेल एज हु आर सीकिंग अवेलेबल फॉर वर्क। वुमेन पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब आपका WPR, it measures the proportion of population that is actually employed. A rise in female labor force participation rate implies the corresponding rise in women in formal sector employment. And finally, a state can have high average annual increase in female labor force participation rate, still having the relatively low overall female labor force participation rate. इस सब को समझते हुए एक करेक्ट आंसर आपको कमेंट में डालना है, वो आपका अकाउंटेबिलिटी है कि आप कैसे प्रोग्रेस कर रहा हो इन दिस एग्जामिनेशंस। मेंस पर्सपेक्टिव से क्या होगा, GS3 या फिर GS1 में भी आप कर सकते हो, क्योंकि इस बार हमने को देखने को मिला ना कि GS3 का क्वेश्चन भी GS1 में पूछ रहा है, तो दोनों की तरफ से ही इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन द रिसेंट राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज एनकरेजिंग बट, हाईलाइट करो, बट द persistent rural urban and interstate disparities highlight the need to focus on quality and nature of women empowerment। ये डायमेंशंस को आपको मेंस आंसर राइटिंग में 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में जरूर लिखना है इन अ प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग फॉर्मेट। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज द फर्स्ट टेक्स्ट एंड कंटेंट आर्टिकल ऑफ टुडे। ये न्यूज़ में बहुत सारा टाइम में है ये आर्टिकल, इसीलिए हम इसको मेंस पर्सपेक्टिव से भी कवर कर रहा है। आर्टिकल सेज वंदे मातरम एंड द राइट टू डिसेंट। ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस साल का यूपीएससी के लिए, यू हैव टू कीप इन माइंड। अब न्यूज़ में जो बोला गया है इसका हम सिलेबस मैपिंग अगर करें तो ये सीधी तौर पर आपका GS2 पॉलिटी इसमें आता है, लेकिन इसमें और भी सारा कुछ ऐसा इंसाइट्सफुल कवरेज है ना जो आपका GS1, अब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बोल सकते हो, हिस्ट्री या फिर कल्चर भी बोल सकते हो, कल्चर में भी आपका काम आएगा। ऐसा एक टॉपिक का इंटरलिंक प्रॉपर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड इट होलिस्टिकली, समझ गए। तो चलिए पहले ऐसा मेंस वाला आर्टिकल्स का कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड में क्या स्टोरी है वो समझ लेते हैं। न्यूज़ ऐसा है कि द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026 ये जो आया है, इट एक्सटेंड क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन टू वंदे मातरम अलोंगसाइड द नेशनल एंथम। ये नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम जो जनगण मन है हमारा, उसको रिस्पेक्ट और उसी तौर पर डिसरिस्पेक्टफुल कुछ एटीट्यूड है कि नहीं, उसमें क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन आ रहा है। द लॉ प्रोटेक्ट्स द परफॉर्मेंस फॉर इंटेंशनल प्रिवेंशन और डिसरप्शन, जो मैंने बोला है, it doesn't expressly compel every citizen to sing it or prescribe all the 6 stanzas। यही इश्यूज हैं। अब हुआ क्या है, the 2026 amendment substitutes the section 3 of 1971 act, उसको ही चेंज किया है, and makes intentionally preventing the singing or disturbing the assembly engaging in singing of national anthem or national song। यही दोनों चीज़ को हाईलाइट किया है। ये सब आपको जानना पड़ेगा, नेशनल सॉन्ग क्या होता है, नेशनल एंथम क्या है, एंड रिगार्डिंग दैट सच लेजिस्लेटिव एक्शंस। नाउ व्हाट वुड बी द पनिशमेंट, देयर विल बी a 3 years imprisonment, fine or both with a mandatory minimum for repeat offender। It doesn't specify, इश्यूज यहाँ ही आ रहा है कि it doesn't specify which stanza of Vande Mataram should be sung and doesn't explicitly make participatory compulsory। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री में क्या इसका इम्पैक्ट है वो समझ लीजिए। बात ऐसा है कि
The Constituent Assembly doesn't make Vande Mataram the national anthem on January 24th 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशंस का एडप्शन हो रहा था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डिक्लेयर्ड जनगण मन as the national anthem while recognizing Vande Mataram its historical impact in Indian freedom movement. आपको तो पता ही होगा इसका कंटेक्स्ट कब हुआ था. ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहना चाहिए for overall understanding. A crucial historical context also shows that in 1937 Congress Working Committee meeting comprises under which only 2 stanzas were used in the official gathering. तो वो बोला था कि 2 स्टैंजा ही परफॉर्म करना है उसमें. Why? Because the later version contained explicitly devotional imagery and generated objections, particularly from Muslim representatives. यही तो था पॉइंट. अब इश्यूज में हम इसमें ना बोलेंगे कि नेशनल सिंबल्स हमारा आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 25 लाइक फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड आपका फंडामेंटल ड्यूटीज लाइक इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 51(a) और स्टेट्स पावर. ये सब चीज़ को आपको कवरेज में मिल जाएगा. इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस पूरे आर्टिकल में बोला गया है, वो है बिजॉय इमानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑन द ईयर ऑफ 1986. ये केस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का भी इसमें हाईलाइटेड हुआ है. उसका इनसाइट्स इस पूरा आर्टिकल में डिस्क्राइब्ड है. अब सिग्निफिकेंस क्या है इस पूरा आर्टिकल का जो हमने बताया कंटेक्स्ट, उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ कंसाइंस. वो इशू आ रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज लाइक आर्टिकल 91(a), इसका भी हाईलाइटेड वर्जन्स आ रहा है. देन लिमिट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज 51(a) में जो है उसका भी इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो देखने को मिलता है. और फाइनली आता है आपका रूल ऑफ लॉ, हाउ इट विल प्ले अ की रोल इन दिस कंटेक्स्ट, एंड ऑल्सो constitutional pluralism. Because the controversy illustrates India's challenge of balancing the national unity and regional diversity and individual liberty and constitutional morality. Everything will be covered, all these angles in these things. Now issues क्या है? Number 1 we will say compelled patriotism. होता क्या है? Excessive emphasis on compulsory patriotic expressions can blur the distinction between constitutional patriotism and enforced conformity. समझ गया? Number 2 में we will already has highlighted freedom of conscience versus collective sentiment, so that it couldn't breach each other. Number 3 में there is ambiguity of regarding the stanzas. वो बहुत ही vague approach है. Number 4 में we will highlight potential misuse of criminal laws. Now why? बात ऐसा है कि a broad interpretation of disturbances, quote unquote, the term, it could potentially be used against peaceful non-participation, making it proportionality and pursues enforcement importance. ठीक है. और फाइनली आ जाएगा आपका मेजोरिटेरियन इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी. ये भी की इश्यूज में आता है. हो गया. अब जब इश्यूज देख लिए तो वे वर्ड्स में व्हाट वी विल से इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट. नंबर 1 इट विल बी फॉलोइंग द स्टैट्यूटरी टेक्स्ट. क्या है? ऑथोरिटीज शुड क्लियरली डिस्टिंग्विश disrupting a performance from peacefully declining to participate, since amendment penalizes the former rather than expressly compelling the later one. ये क्लियर होना चाहिए. एप्लीकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट केस जो हमने पहले ही बताया है आपको, जो विजय इमैनुअल एज द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड्स. क्योंकि इसमें क्या बोला गया था ये एक बार समझ लो, क्योंकि इस पूरा आर्टिकल में इसका बहुत इंसाइटफुल इम्पैक्ट है. Law enforcement and educational institutions should recognize that a person who stands respectfully and remains silent because of a genuine conscientious objection should not be treated as an offense. तो वो offense नहीं माना जाता है. ये सब constitutional safeguards to this Supreme Court case you need to understand. In number 3 we will say protect constitutional morality.
As we know, it highlights national integration should promote through constitutional values of liberty, equality, fraternity, and pluralism, rather than through compelled expression of belief. Then in number 4, we will say ensure precise administrative guidelines to prevent misuse of criminal acts, वो भी होगा. Number 4 में we will say, number 5 में rather, promote civic education regarding what is the national identity, what is the significance of it in Indian history, everything वो भी समझना पड़ेगा. चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चंस देख लेते हैं. इट्स रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट केस. द नंबर 1 स्टेटमेंट इज सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए may include the freedom to remain silent. Number 2 में we will say fundamental duties under article 15(1)(a) can override fundamental rights when a national symbol are involved. Freedom of conscience is protected under article 25 of constitution. Respectful non-participation of national anthem was held punishable merely because individual didn't sing. On that note, you have to find the proper combinations to write a correct MCQ answer. That's how you have to attempt. ठीक है. मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी रेस्पेक्ट्स द नेशनल सिंबल्स बट बैलेंस्ड विथ फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. डिस्कस इन द लाइट ऑफ विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस. इसीलिए इस केस का हमने डिटेल कवरेज एक किया है इस पूरे आर्टिकल में कि क्या इसमें लेसन्स इनसाइट्स आने को मिलता है. इस पूरे क्वेश्चंस को आपको 10 मार्क्स में 150 वर्ड्स में ज़रूर बोलना है. सही है. तभी होता है एक न्यूज़ आर्टिकल का आपका हॉलिस्टिक कवरेज. ये अगर आपको हो जाए तो वही होगा एग्जाम प्रिपरेशंस का एक कंप्लीट प्रिपरेशन. एल्स यू मे स्किप सम लूपहोल्स, वो रह ही जाता है. इसीलिए ऐसे पढ़ो. चलिए नंबर 9 मतलब कि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का जो सेकेंड वाला आर्टिकल है वो देख लेते हैं. ये भी न्यूज़ में आजकल रिपीटेशन एक टॉपिक आप बोल सकते हो और आने वाला टाइम में यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. रिगार्डिंग योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी GS3 आपका प्रीलिम्स में भी ये काम आ सकता है बिकॉज इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको चाहिए इसको समझते हुए. द आर्टिकल सेज व्हाट चेंजेस व्हेन AI मूव्स फ्रॉम रीडिंग टू वायरल जीनोम डिजाइनिंग. अब ऐसा आर्टिकल को समझते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है. बिकॉज इस आर्टिकल का पूरा एप्लीकेशन ही है ऐसा. और आपको तो पता ही होगा कि ऐसा आर्टिकल यूपीएससी के लिए बहुत ही फेवरेट्स है. इसलिए हम इसको हाईली डिमांडिंग इंपॉर्टेंस टॉपिक में बोलते हैं क्योंकि इसमें आपको बायोटेक का भी एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा. इसीलिए इस एंगल से ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इसका कॉन्टेक्स्ट पहले समझ लेते हैं सिग्निफिकेंस समझने से पहले. कि न्यूज़ में ये बोला गया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑक इंस्टीट्यूट एक्सपेरिमेंट शोज द AI हैज़ बिगिनिंग बियॉन्ड एनालाइजिंग द सीक्वेंस टू डिजाइनिंग कंप्लीट जीनोम. यही बोला गया है पूरा न्यूज़ आर्टिकल में कि पहले तो AI एनालाइज कर रहा था, अब AI क्या कर रहा है कि डिजाइनिंग आ जीनोम सीक्वेंस. अब अगर समझ लो डिज़ाइन हो जाए जीनोम सीक्वेंस तो इसका मतलब तो होगा कि हम डेवलप कर रहा है नया कुछ वायरसेस विच में अफेक्ट आवर रिसर्च डिसर्टेशन एंड इन ऑल अदर एप्लीकेशंस लाइक आपका मेडिसिन डिज़ाइनिंग में भी. इसीलिए तो ना ये न्यूज़ में आया है, ऐसे ऐसे नहीं आया. यही इंपॉर्टेंस है. अब क्या चेंज हुआ है इस पूरा प्रोसेस में? पहले होता था कि रीड द जीनोम फर्स्ट, देन होता था राइट द जीनोम, तब आता था कि मॉडिफाई द जीनोम, अब हो गया इसके बाद AI असिस्टेड डिजाइनिंग ऑफ द जीनोम. तो यही ट्रांजिशंस इस न्यूज़ में है. तो इस आर्टिकल को समझते हुए आपको ये भी कंसेप्चुअल होना चाहिए कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज. फज वायरस का बातें यहाँ हो रहा है. इवन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का भी बात हो रहा है जो हर यूपीएससी का फेज में बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंस है. अब डेंजर क्यों है? द मेजर कंसर्न्स कम्स व्हेन द कैपेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन रिगार्डिंग सच डिज़ाइन ऑकर्स. इसमें हमको
इंडिया पर्सपेक्टिव से हाउ इंडिया परसीव्स सच इवॉल्विंग सिचुएशंस इन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, वो भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1 में वी विल से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो मैंने पहले ही बोल दिया है और यूपीएससी इसमें से क्वेश्चन भी पूछ रहा है। उनका एप्लीकेशंस विथ बायोटेक्नोलॉजीज क्या है वो देखने को मिलता है। नंबर 2 में वी विल से प्रिसीजन इन डिजाइनिंग मेडिसिन। नंबर 3 में वी विल से स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक कैपेबिलिटी, क्योंकि बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन इट माइट कैन एक्ट एज वेपनाइजेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च ऑल्सो, तो वो भी एक इश्यूज है। इसी के चलते हुए वी विल हाईलाइट बायोसिक्योरिटी। अब जब हम बायोसिक्योरिटी बोल दिया तो अब ये आर्टिकल, इसका जो कवरेज है ये सिर्फ GS3 साइंस एंड टेक में नहीं बल्कि आपका GS4 एथिक्स में जो आपको बायो एथिक्स देखने को मिलता है उसमें भी बहुत कम आता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा 2026 का जो मेंस है उसमें हमको बायो एथिक्स का बहुत सारा एप्लीकेशन केस स्टडीज देखने को मिला है, इसीलिए बोल रहा है कि ऐसा आर्टिकल क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, ना कि सिर्फ एक साइंस एंड टेक के लिए बल्कि इसका एप्लीकेशंस इन बायोएथिक्स GS4 मेंस के लिए भी पढ़ो। ऐसे इंटरलिंक करते पढ़ो क्योंकि यूपीएससी हैज स्टार्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एंगल्स आल्सो। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इश्यूज क्या क्या है। नंबर 1 विल बी डुअल यूज डिलेमा। ये होता क्या है कि द सेम AI कैपेबिलिटी कैन प्रोड्यूस बोथ बेनिफिशियल एज वेल एज द फाज थेरेपी पोटेंशियली हार्मफुल फॉर बायोलॉजिकल डिजाइनिंग। ये चीज़ें बहुत ही कंसर्निंग है, इसका डुअलिटी ऑफ रोल। देन नंबर 2 में आएगा कैपेबिलिटी एम्प्लीफिकेशन, क्योंकि ट्रेडिशनल DNA स्क्रीनिंग बेस्ड मेनली ऑन सिमिलरिटी टू नॉन पैथोजेंस may not adequately direct the novel AI designed biological functions। ठीक है, नंबर 3 में आएगा आपका ओवर रेगुलेशन वर्सेस अंडर रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन इश्यूज। नंबर 4 में आएगा AI डिपेंडेंसी, यही तो सेंटर स्टेज में है, द की रोल प्लेयर। इफ एडवांस्ड बायोमेडिकल AI कंट्रोल्ड एक्सटर्नली, India could become dependent on foreign capabilities in drug discovery, आपका वैक्सीन, जेनोमिक्स एंड AMR रिसर्च, वो भी की इश्यूज में है। अब सब कुछ समझते हुए वे फॉरवर्ड्स का क्या क्या पॉइंट होगा, चलिए क्विकली देख लेते हैं। एडॉप्ट अ रिस्क बेस्ड गवर्नेंस, क्या होता है ये? इंडिया शुड फॉलो अ ग्रेजुएटेड रेगुलेटरी मॉडल, access controls increase with biological risks, everything. Number 2 would be functional DNA screening. DNA synthesis provider should progressively supplement sequence based screening with function based risk assessment, वही जो पहले भी हमने लिंक किया। नंबर 3 में we will say strengthen institutional biosafety, इंस्टीट्यूशनल रोल इसमें आ जाएगा आपका, जब AI डेवलपर होगा इसमें इन्वॉल्व, आपका DNA सिंथेसिस कंपनीज आ जाएगा, लेबोरेटरीज आ जाएगा, और बायोसेफ्टी मैकेनिज्म्स का जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशंस के साथ काम करेगा। नंबर 4 में वी विल से ट्रस्टेड एक्सेस फॉर रिसर्च एंड डिसर्शंस में इसका ट्रस्टेड एक्सेस होना जरूरी है, एल्स इट विल बी अ मिस यूटिलाइजेशंस और मिस यूज ऑफ वेपनाइजेशन ऑफ रिसर्च। नंबर 5, from India's perspective, India's AI biotechnology ecosystem through India AI mission to develop a secure compute biomedical datasets, indigenous model and AI enabled research infrastructure, everything will come under this। समझ गए? और फाइनली नंबर 6 में we will say integrate AI governance with biosecurity, AI plus biosecurity for its holistic utilizations। होगा, ये एक वैल्यू एडेड अप्रोच है आपका एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। चलिए प्रीलिम्स में क्या पूछने वाला है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस क्या है ऑन बायोफाज एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्टेटमेंट 1 says biophages are the viruses which infect the bacteria. Phage therapy are the potential application in antimicrobial resistance, जो मैंने ऊपर बोला है। Unlike conventional antibiotics,
Bacteriophage can never face resistance from bacteria. AI-assisted design biophages could potentially expand the range of therapeutic candidates. On that note, you have to attempt the question through checking out the current answer in the comment box. ज़रूर बताना. मेंस के लिए देखो, generative AI in biology presents the dual use dilemma, जो हमने बोला है. Like the same capability can accelerate the medical innovations, also amplify biosecurity risks. Discuss. Now, to address all such dimensions, you have to write a mains answer in 15 marks with 250 words through proper structure of introduction, body, conclusion, flow. हो गया? तभी एक न्यूज़ का कंप्लीट कवरेज आपका होता है, उसके आगे नहीं. चलिए देख लेते हैं आज का फर्स्ट फाइनल जो आर्टिकल आ रहा है पेज 12 से. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न वाला न्यूज़ है, न्यूज़ में आया है. वो क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी पुल्स अप असम गवर्नमेंट फॉर इनएक्शन ओवर माइनिंग एक्टिविटी नियर काजीरंगा नेशनल पार्क. अब पहले तो ये बताओ कि काजीरंगा नेशनल पार्क का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कंजर्वेशन रोल क्या है. ये सब क्वेश्चंस आपको समझना पड़ेगा बिफोर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर आर्टिकल. समझ गए? अब ये जो आर्टिकल है ये आपका GS3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी जो चैप्टर है उसमें सीधी तौर पर आता है, बिकॉज यूपीएससी हर साल कंजर्वेशन के ऊपर कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. तो चलिए देख लेते हैं न्यूज़ में एग्जैक्टली क्या बोला गया है इस हाईलाइटेड पोर्शंस में. द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC constituted by the Supreme Court has criticized Assam government for inadequate action against mining activities near Kaziranga National Park and particularly around Parkpur पहाड़ रेंज. ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लोकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज द इशू इज सिग्निफिकेंट. द एरिया इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल कॉरिडोर वाइल्ड लाइफ लैंडस्केप कनेक्टिंग काजीरंगा नेशनल पार्क एंड कार्बी आंगलोंग हिल्स. इसी जोन में ये चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया न्यूज़. ठीक है. तो न्यूज़ का सिग्निफिकेंस क्या है कि लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन क्या होता है, काजीरंगा इकोलॉजिकल का सिग्निफिकेंस क्या है. वही हमने बोला ना कि काजीरंगा नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से पढ़ो, ये कवरेज आता है इसमें. इसके साथ ही ये भी इश्यूज आ जाएगा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो क्या होता है. ऐसा चीज़ों को ना समझना बहुत ज़रूरी होता है आपका साउंड नॉलेजेबल कमेंट्स के लिए. देन आता है जुडिशियल एनवायरमेंटल गवर्नेंस. मतलब आपको इस आर्टिकल में दिखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट्स का क्या ऑर्डर था और CEC ने क्या देखा, इसका गैप क्या है. ठीक है. दिस इज व्हाट इकोलॉजी लेवल डेवलपमेंट. सही है, ये भी इम्पैक्ट हो रहा है. अब इश्यूज को समझ लेते हैं. नंबर 1 में कि इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट है, वही तो ये कमिटी हाईलाइट कर रहा है कि द सेंट्रल कंसर्न इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ एनवायरमेंटल रूल्स. वो तो है, रूल्स है, लेकिन द गैप बिटवीन द जुडिशियल डायरेक्शन एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एट ग्राउंड लेवल एनफोर्समेंट वो नहीं हो रहा है. दिस इज द इशू. नंबर 2 इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशंस. इसीलिए आपका वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट भी आता है. नंबर 3 में वी विल हाईलाइट कैचमेंट डिग्रेडेशन. ये चीज हो रहा है ड्यू टू सच अनचेक्ड अनप्लान्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन conservation area. Then institutional coordinations like conservations including coordination. Conservation involves multi-institutional including the state government, आपका forest authorities, even Karbi Anglong Autonomous Council जिसका mention आप polity में पाते हो, and creating challenges for coordination and accountability. हो गया, ये communications gap है. नंबर 5 में developmental pressure. अब यहाँ आता है एक इंसाइटफुल नॉलेज कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल एथिक्स. ये बहुत ही एक वेल कवर्ड हाईली डिमांडिंग GS4 केस स्टडी वाला चीज़ है.
देखो यहाँ पर भी आपको एक इंटरलिंकेज मिल गया। ऐसे ही होलिस्टिकली पढ़ो चीज़ों को जो हर काम में आ सके। चलिए अब वे फॉरवर्ड्स में कुछ कुछ देख लेते हैं कि व्हाट आर द रियलिस्टिक प्रैग्मेटिक अप्रोच टू कम आउट ऑफ ऑल सच मीनांसेस। नंबर 1 विल बी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, जो बोला गया है थ्रू द चैनलाइजेशंस ऑफ आपका सेंट्रली एम्पावर्ड कमिटी सीईसी। नंबर 2 विल बी नोटिफाई लीगली सिक्योर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, तो नोटिफिकेशंस होना चाहिए कॉरिडोर्स का, so that it could be prevented from encroachments. Adopt a landscape level conservation method. फिर आएगा नंबर 4 में strengthen scientific assessment like watershed drainage analysis, ये सब चीज़ें भी आ जाएगा। फिर हम बोल देंगे कि strengthen regulatory enforcement, frameworks होना चाहिए regulatory। और finally in the number 6 we could say community participations, because again from ethics if we could say when a community actively participate in conservation processes it highlights accountability, its reliability, trustworthiness, आपका stewardship ethics भी आ जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें थ्रू इनकॉर्पोरेशंस ऑफ लोकल कम्युनिटी इन टूरिज्म, इको टूरिज्म, इन बायो इकोनॉमी, इस इन सब चीज़ में इनकॉर्पोरेशंस होना चाहिए। और आता है अब इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी in terms of monitoring, like how over the time the entire initiatives are moving, like through GIS, satellite images, imagery, आपका रिमोट सेंसिंग हो गया, ये सब चीज़ें आ जाएगा टू हैव अ क्लोज लुक मॉनिटरिंग ओवर द टाइम। और फाइनली आज इसका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि विथ रेफरेंस टू वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉरिडोर इज फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ एनिमल बिटवीन फ्रैगमेंटेड हैबिटेट। Corridors can contribute maintaining genetic connectivity with wildlife population, and conservation of national park is necessity for conservation of all ecological corridors used by wildlife outside the legal boundary. And the last statement, infrastructure and mining activities can contribute fragmentation of wildlife corridors. देखा सब कुछ इसमें हाईलाइटेड है, तो इसका प्रॉपर आंसर, सही आंसर करेक्ट जो होगा ये कमेंट में डालना है आपको। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए इसी चीज़ के लिए, टू गेट अ प्रॉपर रिविजन। और मेंस के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और आंसर दो कि प्रोटेक्टेड एरियाज कैनॉट फंक्शन एज आइसोलेटेड इन इकोलॉजिकल आइलैंड्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एंड लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन मेथड्स इन बैलेंसिंग बायोडाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। देखा सभी का एक प्रॉपर बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। ये आपको 15 मार्क्स में लिखना है 250 वर्ड्स में, और सभी जो डिस्कशंस हुआ है उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे, एक फ्लो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में डिटेल्ड डिस्कशन और कंक्लूजन्स के साथ उसका समराइज्ड एंडिंग, तभी आपका मेंस का प्रिपरेशंस भी यहाँ हो जाता है। टू हैव सच इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ न्यूज आर्टिकल्स प्लीज फॉलो द हिंदू डिकोडेड सीरीज। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।